नमस्कार दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 6 विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, दूसरा रहेगा घूर्णन, तीसरा रहेगा परिक्रमण, और परिक्रमण के अंदर हम लोग अपसौर एवं उपसौर के बारे में जानेंगे। चौथा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, और इसके अंदर हम लोग उत्तरी अयनांत, दक्षिण अयनांत और विषुव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जिस पृथ्वी पे रहते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो स्थिर ना होकर के वो क्या है, गतिशील है, यानी कि एक तरह से वो गति करती है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरीके से गति करती है, जिसे हम लोग घूर्णन और परिक्रमण गति कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा कि घूर्णन गति जो है ये क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बताया था कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक तरह से हूबहू नमूना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो आप लोग थोड़ा सा ग्लोब पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ग्लोब थोड़ा जो है कुछ इस प्रकार से झुका हुआ है। आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो ये जो झुका हुआ है ये कुछ 23.5 डिग्री कोण पे जो है वो झुकी हुई है, और इसी को हम लोग पृथ्वी का अक्ष यानी कि एक्सिस कहते हैं। और इसी अक्ष पे पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ इस तरह से गति करती है, और इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरी गति जो है पृथ्वी, जिसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, वो सूर्य के चारों ओर कुछ इस प्रकार से पृथ्वी जो है वो गति करती है, और इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि पृथ्वी की गतियों पे जो है हमारा मेन जो है वो फोकस रहेगा, और इसे हम लोग अच्छे से विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा है घूर्णन। तो ये घूर्णन क्या होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि ये जैसा कि ये हमारा एक तरह से पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री के कोण पे जो है वो झुकी हुई है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, यानी कि एक्सिस कहते हैं। और इसी पे पृथ्वी का जो घूमना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। अब अगला हमारा है कि इसमें 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि वैसे हम लोग एग्जैक्ट यदि समय की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए 24 घंटे का समय जो है वो गणना करते हैं। तो इसमें आप 24 घंटे भी ध्यान में रख सकते हैं, और ये समय भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे जो घूमती है, ये जो एक्सिस है, अक्ष है, इस पे जो ये घूर्णन करती है, इसमें किस दिशा से किस दिशा की ओर करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है हमारा कि इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। यानी कि ये जो घूर्णन गति है, इसी गति के कारण पृथ्वी पे जो है वो दिन रात होता है, और इस दिन रात यानी कि ये दिन रात जो है हमेशा एक तरह से होते रहता है, तो इस वजह से हम लोग इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। अब मैंने यहाँ नोट में एक बात कही है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पृथ्वी पे घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एक तरह से पृथ्वी है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पृथ्वी का अक्ष है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो है पश्चिम से पूर्व यानी कि इधर से इधर गति करती है। तो जैसे ये जो हमारा सन है, सनलाइट जो है, तो मान लेते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, तो ये आधा वाला जो भाग है ये सूर्य के मुंह की तरफ है। तो यहाँ जो है सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ जो होगा वो दिन होगा। और इधर ये वाला जो हिस्सा है
यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा, रात होगा। तो ये प्रदीप्त वृत्त के कारण ही दिन रात का एक तरह से ग्लोब पे विभाजन किया जाता है और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, वही मैंने वहाँ नोट में बताया है। तो अब हमारा है परिक्रमण। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार तो अब हमारा है परिक्रमण। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ गति होगा, गति करती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था पीछे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक गति करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से गति करती है और इस गति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं या परिक्रमण भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये जो आकृति बन रही है ये कुछ दीर्घवृत्ताकार जैसा बन रहा है, आकार का बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दीर्घवृत्ताकार पथ। पथ का मतलब होता है एक तरह से रास्ता, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक फिक्स पथ होता है, ऑर्बिट होता है, उसी पे वे सूर्य के चारों ओर जो है एक तरह से परिक्रमा जो है वो करती है। तो आप शायद समझ गए होंगे। अब हमारा अगला लाइन है कि इसमें 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। यानी कि परिक्रमण गति में जो पृथ्वी को कुल समय लगता है वो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, 6 घंटे को 4 वर्षों तक इंतज़ार करते हैं और सिर्फ हम लोग 365 दिन का ही एक तरह से गिनती करते हैं। तो ये 4 वर्षों के बाद जो है ये 6 घंटा 6 घंटा करके ये कुल 24 घंटा में हो जाता है और ये 24 घंटा एक दिन जो है आ जाता है हम लोग का। तो इस एक दिन को हम फिर अपने वर्ष में जो है शामिल कर लेते हैं, तो हमारा जो होता है वो 366 दिन का वो वर्ष होगा। और इस 366 दिन वाले वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, वही मैंने यहाँ नोट में किया है। तो आप शायद इसको समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से गति करती है, तो इसमें 2 परिस्थितियां जो है वो सूर्य के साथ बनती है। एक परिस्थिति ये बनती है कि एक परिस्थिति ऐसा होगा जब आप पाइएगा कि सूर्य से पृथ्वी जो है वो काफ़ी आप दूर पाइएगा, और एक स्थिति ऐसा बनेगा जब सूर्य जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है। यदि सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पे है, यानी कि सबसे दूर है, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं अपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पे यानी कि नज़दीक होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं उपसौर। और जब सबसे दूर यानी कि सबसे अधिक दूरी पर सूर्य से पृथ्वी रहती है, तो इसे हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये घटना 4 जुलाई को होती है और ये जो दूरी होती है वो 15.21 किलोमीटर होती है। और सूर्य से पृथ्वी जब सबसे कम दूरी पे यानी कि नज़दीक होती है, तो इसे हम लोग उपसौर कहते हैं और यह घटना 3 जनवरी को होती है। और ये जो दूरी होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी कब होती है, तो वो 4 जुलाई को होती है। इसे क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। कभी कभी आपको दूरी भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको डाटा ये दूरी जो है एग्जैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पूछेगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। ये कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है। तो कितनी दूरी होती है, तो वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप शायद समझ गए होंगे और उसे मैंने यहाँ वही नोट किया है। तो उपसौर यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी को उपसौर कहा जाता है और यह घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई को होती है और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग तो इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं
कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी एक तरह से परिक्रमा करती है, यानी कि चारों तरफ घूमती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया। तो ये परिक्रमण के कारण ही दिन रात का छोटा बड़ा होना, यानी कि पृथ्वी पे आप अलग अलग समय में देखते भी होंगे कि कभी आप महसूस करते होंगे कि दिन बड़ा हो रहा है तो रात छोटी हो रही है, कभी कभी रात बड़ा हो रहा है तो दिन छोटा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग देखते होंगे। तो बेसिकली ये जो हो रहा है ये पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। इसके अलावे ऋतु में भी परिवर्तन होता है, यानी कि आप एक वर्ष को गर्मी सर्दी वसंत एवं शरद ऋतुओं में आप लोग देखते होंगे, यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दिन रात का छोटा बड़ा होना ये पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, और ऋतु में भी परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुओं के अंदर हम लोग तीन महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे, जिससे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो बिंदु है उत्तर अयनांत, और दूसरा है विषुव, और तीसरा है हमारा दक्षिण अयनांत। तो ये क्या होता है हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है उत्तरी अयनांत, जिसे हम लोग कर्क संक्रांति भी कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि क्यों कर्क संक्रांति भी से कहा जाता है। तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें लंबवत रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा पर पड़ती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, और सूर्य से आने वाली किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत बोलते हैं। और ये कर्क रेखा पे सीधी किरणें पड़ती है, इसे हम लोग इसीलिए कर्क संक्रांति भी इसे कहा जाता है। अब ये घटना जो होती है वो 21 जून को होती है। तो ये आपको डेट भी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पर कब सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत यानी कि सीधी रूप में पड़ती है, तो वो 21 जून को पड़ती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि गर्मी का सीजन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु होगा। यानी कि यहाँ आप समझ सकते हैं ये आपका विषुवत वृत्त यानी कि विषुवत रेखा है, और ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ किरणें जो है वो सीधी रूप में पड़ेगी, तो यहाँ गर्मी का सीजन होगा यानी कि गर्मी होगा, और नीचे किरणें जो है वो एक तरह से तिरछी रूप में पड़ेगी, तो नीचे क्या होगा, ठंडा का मौसम होगा यानी कि शीत ऋतु होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ हम एक एक करके पॉइंट को पढ़ते हैं। तो वही हमने यहाँ नोट किया है कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है, तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। ऋतु में कौन सा ऋतु होगा, तो ग्रीष्म ऋतु होगा। कब, 21 जून को। इसके विपरीत इस समय दक्षिण गोलार्ध की यदि बात करें तो वहाँ क्या होगा, शीत ऋतु होती है, एवं सबसे छोटा दिन एवं सबसे लंबी रात होती है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। उत्तरी गोलार्ध में जो होगा उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा होगा। अब हमारा है दक्षिण अयनांत, जिसे हम लोग मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा सूर्य है, और सूर्य की किरणें लंबवत रूप से मकर रेखा पे पड़ती है। कब, 22 दिसंबर को। और इस दिन यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, और सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होगी। कहाँ, दक्षिण गोलार्ध में। और जस्ट यदि इसकी उल्टा यानी कि अपोजिट यानी कि उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो यहाँ शीत ऋतु होगा, और यहाँ सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होगी उत्तरी गोलार्ध में। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका विषुवत रेखा है। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विषुवत रेखा के द्वारा जो है वो बांटा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो यही, तो वही मैंने दक्षिण अयनांत या मकर संक्रांति में नोट किया है कि 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। और इस समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
एवं सबसे छोटी रात होती है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। कब? 22 दिसंबर को। वही यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वहाँ छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी और ऋतु जो होगा वो कैसा होगा? तो शीत ऋतु होगा। अब अगला है हमारा विषुव। तो ये विषुव क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत या जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इस घटना को विषुव कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, ये कुछ नहीं है, आसान है। आप यहाँ सूर्य पे ये ध्यान दीजिए, ये आपका सूर्य हो गया और यहाँ आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का एक तरह से विषुवत रेखा है जिसे हम लोग विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं। और इस विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सीधी रूप में सूर्य की किरणें जो है वो पड़ती है और इसी वजह से इस 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। वही इसके जस्ट अपोजिट हम यहाँ बात करें तो 23 सितंबर को सेम यही घटना होती है कि विषुवत रेखा यानी कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी रूप में पड़ती है और इस समय भी पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। और यदि हम ऋतु की बात कर लें तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। और यहाँ आपका उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? वसंत ऋतु होगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है पृथ्वी से रिलेटेड ये एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।